कल हमने पढ़ा था चैप्टर 17 के बाद है चैप्टर 18, लास्ट चैप्टर है आप लोग का पोल्ट्री डिसीज या मुर्गियों में होने वाले रोग कि पोल्ट्रियों में मुर्गियों में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उनमें इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना % चांस होता है उसके बचने का, कितना डेथ रेट होता है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, ये सब जो है इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि ये डिसीज़ को इन बिंदुओं पे समझाइए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग डिसीज ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लो किसी डिसीज़ का नाम दे दिया, जैसे कोई डिसीज़ है रानीखेत का नाम दे दिया, रानीखेत का उसको बोल दिया कि रानीखेत का आप रोग कारक लिखो, कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखो। ठीक है, उसके बाद बोल दिया सिम्टम्स लिखो, तो सिम्टम्स लिखिए। सिम्टम्स के बाद अगर अपन बात करते हैं उसके बाद वैक्सीनेशन बोल दिया तो वैक्सीनेशन लिखे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो उसमें ट्रीटमेंट पूछ दिया तो ट्रीटमेंट लिखे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें देख सकते हैं, किसमें, डिसीज़ में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सिम्टम्स ऑफ हेल्दी पोल्ट्री, स्वस्थ मुर्गियों का लक्षण। इसमें दिया हुआ है मुर्गियों की आंखें चुस्त दिखाई देती है, मुर्गियों की आंखों में चमक होती है, ब्राइटनेस ऑन देयर आइज। मुर्गियां अपना आहार ठीक प्रकार से खाती है, दे फीडिंग प्रॉपरली। ठीक है, मुर्गियां श्वसन गति, हृदय गति और तापमान सामान्य रहते हैं। द बॉडी टेम्परेचर एंड पल्स रेट एंड हार्ट रेट ऑफ द पोल्ट्री शुड बी मेंटेन नॉर्मल। देन पक्षी मुर्गियां झुंड में घूमते रहती है, दे रोमिंग इन अ ग्रुप। ठीक है, एंड कितना हो गया, 4-5 हो गया। और लिख सकते हो उसमें अगर बात करें तो दे प्रोड्यूस एग प्रॉपरली, दे ग्रो वेरी फास्टली। ठीक है, ये सब चीज़ें उनमें लिख सकते हैं कि वो अंडा उत्पादन अच्छा करती है। ठीक है, अपनी वृद्धि सामान्य तौर पे अच्छे से करती है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है हेल्दी पोल्ट्रीज़ के, स्वस्थ पोल्ट्रीज़ के लक्षण में लिख सकते हैं। अगर 5-6 लक्षण की बात करें तो सबसे पहले द बॉडी टेम्परेचर शुड बी नॉर्मल, उनका शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है। द रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट शुड बी आल्सो नॉर्मल, उनका श्वसन गति और नाड़ी गति भी हमेशा जो है सामान्य बना रहता है। ठीक है, तीसरा दे फीड प्रॉपरली, वह आहार अच्छे से खाते हैं। दे प्रोड्यूस एग प्रॉपरली, वह अंडा अच्छे से उत्पादन करते हैं। दे रोम प्रॉपरली इन अ ग्रुप, वे एक समूह में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी 5 आप लक्षण लिख सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ डिसीज्ड पोल्ट्रीज, बीमार मुर्गियों के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, दे लुक्स लेजी, वो अलाल या ऐसा रेस्टलेसनेस दिखाई देती है, बेचैन दिखाई देती है, दे लुक्स रेस्टलेसनेस। ठीक है, एंड पोल्ट्री लव टू लाइव इन अ अलोन एरिया, वो जो है एकांत जगह में रहना पसंद करती है। ठीक है, स्टॉप फीडिंग, आहार खाना बंद कर देती है। लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम आइज, उनके आंखों से पानी निकलता है। ठीक है, विंग फॉलिंग, स्टॉप विंग फॉलिंग। ठीक है, एग प्रोडक्शन गेट डिक्रीजेस, अंडा उत्पादन जो है कम हो जाता है। द ग्रोथ गेट डिस्टर्ब्ड, पक्षियों की वृद्धि रुक जाती। तो ये 4-5 जो है उसमें अपन जो है आराम से लिख सकते हैं कि बीमार मुर्गियां क्या क्या सिम्टम्स शो करती है। ठीक है, सबसे पहला द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पोल्ट्री गेट डिस्टर्ब, उसके शरीर का तापमान डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा दे स्टॉप फीडिंग, वह जो है खाना क्या कर देती है, बंद कर देती है। दे स्टॉप फीडिंग, है ना, ये हो गया। तीसरा द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई गेट डिक्रीज्ड, उनकी आंखों की चमक कम हो जाती है या चली जाती है। ठीक है, चौथा एग प्रोडक्शन गेट डिक्रीजेस, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, दे स्टॉप रोमिंग एंड लव टू लिव इन अलोन, वह घूमना फिरना बंद कर देती है और एकांत में रहना पसंद करती है। विंग फॉलिंग, पंख झड़ने लग जाते हैं।
ठीक है, ग्रोथ गेट डिस्टर्ब, उनका वृद्धि जो है प्रभावित हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आप लिख सकते हो अस्वस्थ मुर्गियों के या बीमार मुर्गियों के लक्षण में। दो चीज़ें बता दी हमें, सिम्टम्स ऑफ हेल्दी पोल्ट्रीज, सिम्टम्स ऑफ डिसीज्ड पोल्ट्रीज। जो स्वस्थ पशु के लक्षण होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे बीमार पशु की तुलना में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज, मुर्गियों को रोग का वर्गीकरण, कौन सी मुर्गी की बीमारी किस किस कारणों से होती है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजल एजेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री डिसीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजल एजेंट, क्या क्या कारण से ये बीमारी होती है, ठीक है, उनके बेसिस पे है, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड करेंगे इसको। जैसे पहला है वायरस या विषाणु के द्वारा। तो वायरस के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं, इसमें दिया हुआ है रानीखेत होता है, मोरेक्स होता है, गम्बोरो होता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या संक्रामक खांसी रोग होता है, या चिकन पॉक्स या फाउल पॉक्स होता है। एक इसमें नहीं दिया है, वो है एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू। कौन सा? बर्ड फ्लू, ये नाम इसमें नहीं दिया है, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। बर्ड फ्लू इसमें नहीं दिया हुआ है। पहला रानीखेत हो गया, दूसरा बर्ड फ्लू हो गया, तीसरा जो है क्या क्या बताया मैं, पॉक्स रोग हो गया, चौथा मोरेक्स। तो ऐसी जो कुछ डिसीज हैं जो वायरस से होती हैं, इसमें 5 डिसीज दिया मैंने, 6 बताया। पहला रानीखेत, दूसरा फॉल पॉक्स, तीसरा मोरेक्स, चौथा गम्बोरो, पांचवा इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और छठवा जो है वो है बर्ड फ्लू डिसीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है बैक्टीरियल डिसीज या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। किसके द्वारा? बैक्टीरियल डिसीज या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले है पुलोरम रोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पुलोरम को बोलते हैं BWD। दूसरा है CRD, जो माइकोप्लाज्मा से भी होता है, ठीक है। तो ये जो है 2 डिजीज आप उसमें से बैक्टीरियल डिजीज में, और भी है देख सकते हैं, जैसे आपके उसमें TB है, ठीक है। ये पूछा जाता है TB जो है किससे होता है करके। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये आपके 12th में नहीं है, ठीक है। आपके सिर्फ किस में है, ये PAT में है। ये 12th में सिर्फ आपके जितने हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है फंगल डिसीज, कवक के द्वारा होने वाला रोग। फंगल डिसीज में इसमें दिया है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस मीन्स दाग होना, बॉडी पे छोटे छोटे क्या होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होकर के दाग हो जाते हैं। उसके बाद पैरासिटिक डिसीज, पैरासाइट से होने वाले रोग। पहला एक कॉक्सीडियोसिस होगा इसमें, ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, कॉक्सीडियोसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल डिसीज है, पोषण संबंधी रोग है। एविटामिनोसिस हो गया, जो पोषण की कमी से होता है, एविटामिनोसिस हो गया, पैरोसिस हो गया, रिगेट्स हो गया, ठीक है, कर्लेटोइड डिसीज हो गया, क्रेजी चिक डिसीज हो गया। ये डिसीज सब जो है न्यूट्रिशन की कमी के कारण से होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीज, कुछ महत्वपूर्ण रोगों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीज या कुछ महत्वपूर्ण रोगों का विवरण। ये जो है
क्लासिफिकेशन सिर्फ कॉजल एजेंट के बेसिस पे था कि कौन सा डिसीज वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा फंगस से होता है, कौन सा अन्य कारणों से होता है, कौन सा पैरासाइटिक कारण से होता है। तो मैं आपको अगर सीधे तौर पे अगर बोलूँ तो ठीक है, अगर वायरल डिसीज में बोले तो 6 डिसीज में बताया। कौन कौन सा? रानीखेत, मोरेक्स, चिकन पॉक्स या फॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके बाद गम्बोरो, ठीक है, उसके बाद गम्बोरो के बाद बर्ड फ्लू डिसीज, ठीक है, 5 हो गया, और छठवा हो गया आपका कौन सा छूटा? मोरेक्स छूटा या रानीखेत छूटा? मोरेक्स हो गया, रानीखेत, बर्ड फ्लू, पॉक्स, ठीक है। और क्या डिसीज़ हो गया इसमें जो वायरस से होता है उसमें, और क्या क्या डिसीज़ पे मैंने बताया था? गम्बोरो हो गया, और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिसीज, संक्रामक खांसी रोग। उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज़ की अगर बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में मेन होता है पुलोरम, और दूसरा होता है CRD। ये दोनों जो है मेन होता है। हालांकि CRD जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, लेकिन उसको बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। CRD डिसीज़ जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है हालांकि, लेकिन उसको जो है बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद फंगल डिसीज़ में एक ही डिसीज़ है, वो है एस्परजिलोसिस, जिसमें पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरासाइटिक डिसीज़ में मेन है कॉक्सीडियोसिस जो मेन होते हैं। उसके बाद अदर डिसीज़ में, अन्य डिसीज़ में क्या क्या डिसीज़ आ सकता है? जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होता है, जैसे विटामिन ई से होता है क्रेजिचिक, विटामिन ए से होता है विटामिनोसिस, ठीक है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, वो सब डिसीज़ आ सकती हैं। अब आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीज़, कुछ महत्वपूर्ण रोगों का विवरण। तो अगर अपन उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला है रानीखेत। कौन सा डिसीज़? रानीखेत, जो आपके लिए बहुत खतरनाक, और मतलब जो मुर्गियों के लिए सबसे खतरनाक होती है और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट है रानीखेत। रानीखेत जो है किससे होती है? रानीखेत सबसे पहला चीज़ है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है वायरस, ठीक है, किससे होता है? वायरस या विषाणु से होता है। दूसरा है सिम्टम्स। सिम्टम्स इसमें मेन सिम्टम्स है कि रानीखेत बीमारी में जो मुर्गियां होती है वो ओपन माउथ ब्रीथिंग करती है, आकाश खोल करके, सॉरी मुंह खोल करके आकाश की ओर देख करके क्या करती है? सांस लेती है। ओपन माउथ ब्रीथिंग एंड फेसिंग स्काई ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, मेन सिम्टम्स होता है। दूसरा सिम्टम्स होता है पैरालिसिस प्रॉब्लम ऑन देयर बॉडी, हेड एंड नेक्स, उनके सिर, गर्दन और पैर को लकवा मार जाता है, ठीक है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय आवाज़ आती है, सीटी के समान आवाज़ आती है, ठीक है। ये 3 सिम्टम्स हो गया। चौथे सिम्टम्स की अगर बात करते हैं रानीखेत में, तो जो उसका एग प्रोडक्शन होता है वो भी गिर जाता है। तो ऐसे 4-5 जो है सिम्टम्स लिख सकते हैं। मेन इसका सिम्टम्स यही होता है कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आने के कारण से वो सांस लेते समय आकाश की ओर देख के सांस लेती है, ठीक है। दूसरा पैरालिसिस प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो है पैरालिसिस प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो है सांस लेते समय सीटी के समान आवाज़ आती है। इस क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार से कि इनमें से कौन सी बीमारी में सांस लेते समय सीटी के समान आवाज़ आती है? तो कौन सा डिजीज़ है? रानीखेत डिजीज़ है, ठीक है। तो ये आपको उसमें क्या करना है? ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका है इंक्यूबेशन पीरियड, उत्पत्ति काल। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन। ज़्यादातर बीमारियों का 1 से 3 दिन ही है, ठीक है, 1 से 3 दिन। उसके बाद ट्रीटमेंट है, इसका उपचार दिया हुआ है, रोकथाम दिया हुआ है। तो रोकथाम के रूप में जो है
प्रिवेंशन जो दिया हुआ है रोकथाम के रूप में, हम क्या करते हैं, सिर्फ वैक्सीन करते हैं। क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उनमें टीका लगाते हैं। ये वैक्सीनेशन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। क्या लगाते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो कौन कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं, पहला करते हैं एफ स्ट्रेन वैक्सीन। क्या करते हैं, पहला एफ स्ट्रेन वैक्सीन, और दूसरा करते हैं R2B स्ट्रेन वैक्सीन। ठीक है, एफ स्ट्रेन वैक्सीन कब लगाते हैं इसको, 4 से 5 दिन के उम्र पर, 4 to 5 डे के एज में, और ये लगाते हैं 9 to 12 वीक में। ठीक है, पहला जो है वो 4 से 5 दिन की उम्र पर ही लगाया जाता है। ठीक है, 4 से 5 दिन की उम्र पर लगाया जाता है। आपकी बुक में 4 से 5 सप्ताह दिया हुआ है। पहला लगाते हैं 4 से 5 दिन की उम्र पर, और दूसरा लगाते हैं 9 to 12 वीक्स। ठीक है, 9 से 12 सप्ताह की उम्र पर। ये 2 वैक्सीन उनको लगाए जाते हैं। कौन कौन से, एफ स्ट्रेन वैक्सीन और R2B स्ट्रेन वैक्सीन। ठीक है, तो ये जो है रानीखेत का डिस्क्रिप्शन है। रानीखेत में इसमें आएगा तो डिजीज में यही आएगा। पहला पूछेगा, अन्य नाम भी इसका है, झुमरी डिसीज भी बोलते हैं, और बोलते हैं न्यूकेसल्स। इसको इंग्लैंड में 1928 में, सॉरी, इसे इंडिया में 1928 में यूपी के रानीखेत नामक जगह पे देखा गया था। इट इज़ फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन रानीखेत प्लेस ऑफ यूपी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रानीखेत डिसीज। ओके, इसे इंडिया के रानीखेत नामक स्थान पर 1928 में देखा गया था, इसलिए जो है इसको रानीखेत नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये था रानीखेत का डिटेल। ठीक है, दूसरा रानीखेत के बाद है कॉक्सिडियोसिस। इसमें दिया हुआ है आपके डिसीज में कौन सा बीमारी, कॉक्सिडियोसिस रोग। ठीक है, तो कॉक्सिडियोसिस में भी वही चीज़ें हैं। कॉक्सिडियोसिस का रोग कारक या कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। क्या है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ। कॉक्सिडियोसिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। कॉक्सिडियोसिस या खूनी पेचिश रोग। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। और उसके बाद जो है लक्षण, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या है, ब्लड मिक्स लूज मोशन होता है। क्या होता है, रक्त मिला हुआ पतला दस्त होता है, ब्लड मिक्स लूज मोशन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स यही है कि उनके बीट के साथ क्या होता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन सिम्टम्स होता है ब्लड मिक्स लूज मोशन, किसका, कॉक्सिडियोसिस का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ब्लड मिक्स लूज मोशन होता है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसमें मेन सिम्टम्स है। उसके बाद सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में आप लिख सकते हो, एक प्रोडक्शन गेट डिस्टर्ब, बर्ड्स लुक अनईजी एंड अनहेल्दी। ठीक है, मतलब पक्षियाँ अस्वस्थ दिखाई देती हैं, बेचैन दिखाई देती है, उनका शरीर भार कम हो जाता है, देयर वेट गेट डिक्रीजेस। ठीक है, दे स्टॉप फीडिंग, आहार खाना बंद कर देती है। ये 4-5 सिम्टम्स आप लिख सकते हो। मेन आपको 2 सिम्टम्स जो मेन है इसके, पहला वो मेन सिम्टम्स है, पहला मेन सिम्टम्स ये है कि ये इसमें ब्लड मिक्स लूज मोशन होता है, रक्त मिला हुआ पतला दस्त होता है। और दूसरा जो है इसमें जो है इसमें जो है ब्लड मिक्स लूज मोशन होता है। दूसरा जो है डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होता है। बाकी 3, 4, 5 जो है 3 ठो कोई सभी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है। इसका भी डेथ रेट लगभग 100% होता है। मृत्यु दर इसका भी कितना होता है, लगभग 100% होता है। ठीक है,
उसके बाद उपचार ट्रीटमेंट, तो क्या क्या जो है इसको उपचार में दिया जा सकता है। तो सल्फामेजाथीन, सल्फामेराजीन, सल्फाडाइजीन, सल्फाडेनाडीन, ये सब नाइट्रोफ्यूरोडॉन, ये सब दवाइयाँ उनको दी जा सकती है। सल्फामेजाथीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फामेजाथीन इज यूज्ड इन विच डिसीज। सल्फामेजाथीन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो क्या आएगा, कॉक्सिडियोसिस। ठीक है, सल्फामेजाथीन, सल्फाडेनाडीन, सल्फामेजाथीन हो गया, सल्फाडेनाडीन हो गया, और सल्फाडाइजीन हो गया, सल्फाक्यूनोक्सिलीन हो गया, ये सब जो है दवाइयाँ इस बीमारी में दी जा सकती है। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ डिसीज्ड पोल्ट्रीज, बीमार मुर्गियों को क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे क्लीनिंग ऑफ फार्म्स, गिविंग ऑफ बैलेंस डाइट, ये सब जो है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा अगर बात करते हैं फॉल पॉक्स डिसीज या चेचक रोग। ठीक है, तीसरा क्या है, फॉल पॉक्स डिसीज। पॉक्स मतलब जान रहे हो ना, चिकन पॉक्स, वही होता है फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स डिसीज। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस। क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, वायरस। फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स का कॉजल ऑर्गेनिज्म है वायरस। अब सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, पॉक्सेस ऑन देयर होल बॉडी पार्ट्स, उनके शरीर के सभी भागों में छोटे छोटे फोड़े पड़ जाते हैं। जान रहे हो ना, चिकन पॉक्स में क्या होता है, वही सिम्टम्स होते हैं, पूरे शरीर में छोटे छोटे फोड़े पड़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्सेस ऑन होल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे सिम्टम्स सेम है, स्टॉप फीडिंग, ग्रोथ ऑफ देम गेट डिस्टर्ब, उनका जो है खाना खाना बंद कर देती है, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, ये सब जो है, तापमान बढ़ जाती है, ये सारे सिम्टम्स सब में होती है। मेन सिम्टम्स हमारा ये है कि इसके बॉडी में स्मॉल पॉक्सेस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट, वैसे इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप ही आप ठीक हो जाते हैं 6 से 7 दिन में। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है, बस इसमें 2-3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक तो लिखा हुआ है, फोड़े एवं छालों पर एंटीसेप्टिक घोल से सफाई करें, क्लीनिंग ऑफ देयर पॉक्सेस फ्रॉम पॉक्सेस बाय यूजिंग ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। ठीक है, छालों एवं फोड़ों पर सिल्वर नाइट्रेट या नीला अर्थोथा का 2% का घोल लगाए। आल्सो वी कैन यूज 2% सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन देयर पॉक्सेस, उनके फोड़ों पर जो है 2% सिल्वर नाइट्रेट या नीला अर्थोथा का घोल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं उपचार में। रोकथाम में क्या करना चाहिए, मुर्गियों को पिजन पॉक्स वैक्सीन का वैक्सीनेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, द वैक्सीन ऑफ पिजन पॉक्स शुड बी यूज्ड ऑन दिस डिसीज। ठीक है, उसके बाद स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, मृत मुर्गियों को जला देना चाहिए, आप ज़मीन में दबा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनमें जो है की जा सकती है। तो मेनली इसमें देखना है कि ये वायरस से होता है। मेन सिम्टम्स इसके क्या है, उसके बॉडी में, होल बॉडी में पॉक्सेस अपीयर हो जाते हैं। रोकथाम के लिए सिल्वर नाइट्रेट हो गया या नीला अर्थोथा हो गया या एंटी सेप्टिक या एंटीबायोटिक्स जो है उनके बॉडी पे सॉल्यूशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फाउल पॉक्स डिसीज। फाउल पॉक्स के बाद है बर्ड फ्लू, जो उसमें क्लासिफिकेशन में नहीं दिया था लेकिन इसमें दिया हुआ है, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा डिसीज। ठीक है, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा डिसीज। ठीक है, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा रोग का क्या है, इसका वायरस है H5N1 वायरस। किससे होता है ये, H5N1 वायरस से होता है। ये भी वायरल डिसीज है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 to 2 डेज। सिम्टम्स पहले देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके फॉलिंग ऑफ विंग्स, पंख झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन अंडे का पतला हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसके भूख में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, ग्रीन बीट विथ ब्लड मिक्स्ड, रक्त मिला हुआ हरा दस्त होता है। ठीक है, लंगड़ाना एंड छोटे छोटे छाले खून भरे हुए होते हैं। स्मॉल पॉक्सेस विद फिल्ड विथ
ब्लड्स, ठीक है, सिम्स लाइक ब्लिस्टर्स, ठीक है, विथ ब्लड्स। तो ये जो है अपन उसमें सिम्टम्स में लिख सकते हैं, किसके सिम्टम्स में, H5N1 के सिम्टम्स में अपन लिख सकते हैं। मेनली अगर अपन इसमें देखें तो मेन सिम्टम्स यही होता है कि फर्स्ट जो है अगर बात करते हैं तो H5N1 की अगर अपन बात करते हैं तो मेन सिम्टम्स यही होता है बर्ड फ्लू में कि उनमें जो है उनका फॉलिंग ऑफ विंग्स दिखाई देता है, उनके पंखों का झड़ना दिखाई देता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे फॉलिंग ऑफ विंग्स। दूसरा इसमें दिया हुआ है एग प्रोडक्शन गेट डिक्रीजेस, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, जो है भूख में कमी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है खून मिला हुआ नाक से डिस्चार्ज होता है, अब लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज विद ब्लड मिक्स्ड, ब्लड मिक्स्ड लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नाक से रक्त मिला हुआ द्रव स्रावित होता है। तो ये सारे सिम्टम्स आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इस रोग के इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। मृत्यु दर भी 90 to 100% होता है, ठीक है। और उपचार में क्या कर सकते हैं, तो उनको बैलेंस डाइट देना चाहिए और क्लीनिंग करना चाहिए और क्या करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए RHVTA1 से। किसे, RHVTA1, इससे जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए। किसका वैक्सीन लगाना चाहिए, RHVTA1 का वैक्सीन का वैक्सीनेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट है CRD डिसीज। कौन सा डिसीज, CRD डिसीज या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। कौन सा डिसीज है, CRD या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, जिसको बोलते हैं चीरकालीन श्वसन रोग। क्या बोलते हैं, चीरकालीन श्वसन रोग। CRD डिसीज में नाम से क्लियर है, CRD मतलब रेस्पिरेटरी या श्वसन मतलब सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत होगा। रोग कारक है इसका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है, कॉजोलिज्म क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या माइकोप्लाज्मा गैलीनियरम, दो इसका कॉजोलिज्म है, ठीक है। क्या है पहला, कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस में चीरकालीन श्वसन में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज मेन सिम्टम उससे कॉजोलिज्म है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या माइकोप्लाज्मा गैलीनियरम, ठीक है। सिम्टम्स है इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या होती है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सॉरी क्या CRD लिखना था, ठीक है, मैंने कॉक्सीडियोसिस लिख दिया, सॉरी, ये CRD क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज या चीरकालीन श्वसन रोग, ठीक है। तो CRD डिसीज में मेन क्या होता है, CRD डिसीज में मेन होता है उसका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से रोग कारक है, उसका कॉजोलिज्म है। सिम्टम्स है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन या प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है या कठिनाई होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर बाकी सिम्टम्स सेम है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना, ठीक है। उसके बाद शरीर भार घट जाना, डिक्रीजिंग ऑफ बॉडी वेट, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम एंड एग प्रोडक्शन गेट डिक्रीजेस, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। ये 4-5 जो है सब में कॉमन है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट उपचार, तो बैक्टीरियल डिसीज़ है या माइकोप्लाज्मा डिसीज़ है तो यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाई का उपयोग करना चाहिए जो एंटीबायोटिक हो, प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग, जैसे बैक्टीरियोमाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, इन सब का उनको इंजेक्शन दे सकते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करे, मार दे, ठीक है। ये चीज़ें उनमें किया जा सकता है, ठीक है। 300 ग्राम प्रति टन आहार में मिलाकर देना चाहिए। प्रति टन मीन्स ये बात हो रही है एक पोल्ट्री फार्म की, 300 ग्राम जो है पूरे 1 टन में मिला के देना चाहिए। उससे क्या होता है, ये डिजीज़ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है BWD डिसीज़। कौन सा डिसीज़, BWD या बैसिलरी वाइट डायरिया डिसीज़, सफ़ेद दस्त रोग। ये आपके 12th में बहुत पूछा जाता है, ये भी नाम से क्लियर है, BWD बैसिलरी वाइट डायरिया
सफ़ेद दस्त रोग, मतलब सिम्टम सीधा है कि इसमें क्या होगा, सफ़ेद रंग का दस्त होगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म देखें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला पुलोरम। क्या है कॉजल ऑर्गेनिज्म? साल्मोनेला पुलोरम। क्या है? साल्मोनेला पुलोरम। लक्षण देखें तो क्या होता है, मुर्गियों में सफ़ेद रंग के दस्त होते हैं। ठीक है, दस्त का रंग सफ़ेद हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, भूख में कमी आ जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये 4-5 चीज़ें जो है लिख सकते हो आप। मेन है मुर्गियों को सफ़ेद रंग का क्या होता है, दस्त हो जाता है, और जो है चूजे के पंख जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, सेटरिंग ऑफ देयर विंग्स। ठीक है, तो ये जो है आप उसमें लिख सकते हो, पंखों का अस्त व्यस्त होना और सफ़ेद रंग का दस्त होना। बाकी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, एग प्रोडक्शन गेट डिक्रीजेस। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, बेचैन दिखाई देना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। स्टॉप फीडिंग, खाना खाना बंद कर देती है, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद उपचार एवं रोकथाम, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक में क्या आएगा, बैक्टीरियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेरामाइसिन, इन सब दवाई का उपयोग करते हैं। इसमें भी सल्फामेजाथीन और सल्फाडिमाइडिन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है BWD के बारे में था। तो ये कुछ डिसीजेस थे जो आपके इस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इसे कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया ना, साल्मोनेला पुलोरम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा भी एक चार्ट दिया हुआ है आप लोग के बुक में, जो इसके अलावा जो और डिसीजेज हैं उसके बारे में, जैसे मोरेक्स डिसीज़ का दिया हुआ है। मोरेक्स किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। इसमें भी पंखों का झड़ना, पैरों का लड़खड़ाना, ठीक है, फॉलिंग ऑफ विंग्स एंड सीवरिंग ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, स्टॉप फीडिंग, ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। और उपचार के लिए जो है मोरेक्स वैक्सीन का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दिया है गम्बोरो डिसीज़, गम्बोरो रोग। ठीक है, इसको 1957 में यूएस में गम्बोरो सिटी में देखा गया था, इसलिए इसको गम्बोरो बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम सिम्टम्स हैं, मुर्गियाँ जो है लेजी दिखाई देती है, स्टॉप फीडिंग, खाना खाना बंद कर देती है, ये भी वायरस से होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट रानीखेत मैंने बता दिया। ठीक है, पॉलवॉक्स मैंने बता दिया। ब्रोंकाइटिस में खांसी आना, जो है सांस लेने में दिक्कत आती है। मेन वो 5 डिसीज़ हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मेन डिसीज़ है BWD, पहला मेन डिसीज़ है। दूसरा है आपका CRD, तीसरा है कॉक्सिडियोसिस। ठीक है, कॉक्सिडियोसिस। चौथा है BWD, CRD, कॉक्सिडियोसिस, रानीखेत। और 5वां है बर्ड फ्लू, चाहे तो फॉलपॉक्स भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में पूछ सकता है। आपको सिर्फ इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसके मेन सिम्टम्स याद रखने हैं। बाकी सारे सिम्टम्स हमको सब में लिख सकते हैं, कॉमन सिम्टम्स जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट्स। ठीक है, भूख कम हो जाता है। ठीक है, रेस्टलेसनेस दिखाई देती है, बेचैन दिखाई देती है, स्टॉप फीडिंग, आहार खाना बंद कर दी, ये सारी चीज़ सब में लिख सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में मेन हमको याद रखना है वैक्सीन्स, क्या क्या वैक्सीन्स जो है उनको वैक्सीनेशन किया जा सकता है। व्हाट वैक्सीन शुड बी वैक्सीनेटेड ऑन देयर लाइफ सर्वाइवल के, तो ये सारी चीज़ें इनमें देखी जा सकती है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। ये 5 डिसीज़ हैं, 6 डिसीज़ हैं। ये 6 डिसीज़ को आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। सिम्टम्स मैंने पहले ही बताया, 2 या 3 मेन सिम्टम्स होता है, बाकी आप सेकेंडरी सिम्टम्स सारे यूज़ कर सकते हो। जो सिम्टम्स ऑफ डिसीज्ड पोल्ट्री लिखे हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पोल्ट्री डिसीज या मुर्गियों की बीमारी संबंध में है। तो आप इसको मेन आपके लिए रानीखेत, बर्ड फ्लू और BWD, ये 3 और भी महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों को आपको पूरा याद रखना है। मान लो उसमें आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाता है कि सिर्फ 4 पॉइंट दिए हो, तो भी आपको इंक्यूबेशन पीरियड और डेथ रेट लिखने चाहिए। ठीक है, तो ये आज इसी के साथ जो है एनिमल साइंस कंप्लीट हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग कंप्लीट हुआ। आगे जो है
अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे कोचिंग में सीधा फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।